悟空孫悟空。 तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि जेनोसामा और ग्रैंड प्रिस्ट ने एक नए कैरेक्टर के बारे में रिवील किया जिसका नाम नाराको है। तो इन द प्रेजेंट टाइम गोकू, बीरस और वीस जेनोसामा के पैलेस पर थे और वो लोग गोकू के पावर्स के बारे में बात कर रहे थे। तभी बीरस कहता है, तो फिर मुझे पावर्स इतनी जाने पहचाने क्यों लगी? मैं तो नाराको को जानता तक नहीं। उसका भी एक रीज़न है, लेकिन अभी सही वक्त नहीं है तुम्हें वो बताने का। सही वक्त से आपका क्या मतलब है? जैसा हमें लग रहा है, अगर नाराको जिंदा है तो ये पूरा मल्टीवर्स खतरे में है। आखिर इस नाराको को चाहिए क्या? किंग ऑफ एवरीथिंग के पावर्स। अगर उसे पावर्स मिल गई तो इस पूरे मल्टीवर्स में उससे कोई नहीं बच सकता। अब तक हमें लगता था कि नाराको मर चुका है, लेकिन फू को देख ये बात कंफर्म हो चुका है कि ये लोग कुछ ज़रूर कर रहे हैं। और वहीं ये मॉर्टल जिसकी पावर्स नाराको से मिलती जुलती है, एक डिवाइन बीइंग से। तभी हमें अर्थ पर दिखाया जाता है कि वेजिटा बाकियों के साथ होता है, लेकिन तभी अर्थ पर एक और अनजान कैरेक्टर आता है और बिना किसी वार्निंग के वेजिटा पर अटैक करने लगता है। उसे देख वेजिटा काफ़ी गुस्सा हो जाता है और तुरंत अपने सुपर सेन गॉड में ट्रांसफॉर्म होकर उस पर अटैक करने लगता है। वेजिटा की काफ़ी कोशिशों के बावजूद वो उस पर एक भी अटैक लैंड नहीं कर पाया। उसके बाद वो कैरेक्टर वेजिटा पर एक ऐसा टेक्निक यूज़ करता है जिसके चलते वेजिटा बेहोश हो जाता है। बार्डॉक और रैडिट्स दूर से सब देख वेजिटा की मदद करने जाते हैं, लेकिन इन दी एंड उन दोनों की हालत भी वेजिटा जैसी हो जाती है। और किसी के इंटरफेयर करने से पहले वो कैरेक्टर वेजिटा को अपने साथ लेकर वहाँ से चले आता है। और इन दी सेम टाइम वही जेनोसामा के पैलेस पर भी सेम अटैक होता है। पहले तो बीरस और वीस हैरान हो जाते हैं कि कैसे कोई कैरेक्टर जेनोसामा के परमिशन के बिना जेनो पैलेस पर आ सकता है। उस कैरेक्टर को देख जेनोसामा और ग्रैंड प्रिस्ट काफ़ी हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, इसका मतलब हमारा शक सही था, नाराको और उसके सभी साथी जिंदा है। तभी वीस कहता है, ये अब क्या कह रहे हैं? ये और कोई नहीं बल्कि नाराको का राइट हैंड मैन जेल्ड्रिस है। लेकिन ग्रैंड प्रिस्ट की बातें सुनने से पहले ही बीरस उस पर अटैक करने चले आता है। उसे ऐसा करता देख ग्रैंड प्रिस्ट उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन उससे पहले काफ़ी देर हो चुकी थी और नाराको के राइट हैंड मैन ने बस एक ही अटैक से बीरस की हालत काफ़ी ख़राब कर दी थी। उसके बाद ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, इस बात में और कोई शक नहीं कि ये कोई और नहीं बल्कि जेल्ड्रिस ही है। इसका मतलब नाराको अब तक जिंदा है, लेकिन ये कैसे हो सकता है? तभी जेल्ड्रिस कहता है, काफ़ी वक्त हो चुका है तुम्हें देखे ग्रैंड प्रिस्ट, जेनो। तुम लोग यही सोच रहे होगे कि मैं या फिर फू अब तक जिंदा कैसे हैं, लेकिन तुम लोगों के जानकारी के लिए बता दूं, हम में से ज़्यादातर लोग ही जिंदा हैं और लॉर्ड नाराको भी उनमें से एक है। ऐसा सुनते ही ग्रैंड प्रिस्ट और जेनोसामा काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। उसके बाद जेल्ड्रिस गोकू की तरफ बढ़ने लगता है। जेल्ड्रिस को गोकू की तरफ आता देख ग्रैंड प्रिस्ट तुरंत जाकर गोकू के सामने जा खड़े होते हैं और कहते हैं, इस मॉडल से तुम्हें क्या चाहिए? फू भी इसके पीछे पड़ा था। लगता है हमारे पहली मुलाकात में ही तुम मरना चाहते हो। और तुम्हें क्या लगता है कि मैं इतनी आसानी से तुम्हें बता दूंगा कि हम उसके पीछे क्यों पड़े हैं? तुम नहीं बताओगे फिर भी मैं तुम्हें इसे ले जाने नहीं दूंगा। हम पूरी तरह से तो नहीं जानते, लेकिन हमें थोड़ा बहुत अंदाज़ा हो चुका है कि इसमें और नाराको में कुछ तो कनेक्शन ज़रूर है। बस लॉर्ड नाराको एक बार जाग जाए, उसके बाद तुम में से और कोई ज़िंदा नहीं रहेगा। ये सब क्या कह रहे हो तुम? हाँ, सही सुना तुमने। लॉर्ड नाराको इतने मिलियन सालों से सो रहे थे, लेकिन अब फाइनली उनके जागने का वक्त आ चुका है। ऐसा कहकर जेल्ड्रिस काफ़ी रफ्तार से ग्रैंड प्रिस्ट की तरफ बढ़ने लगता है और कहता है, बातें बहुत हुई ग्रैंड प्रिस्ट, अब मेरे रास्ते से हटो। ऐसा कहकर ग्रैंड प्रिस्ट और जेल्ड्रिस में फाइट शुरू हो जाती है। तभी जेनोसामा एक पोर्टल खोलते हैं और वीस को कहते हैं ताकि वो गोकू को लेकर उसके अंदर चले जाए, क्योंकि हमें नहीं पता कि वो लोग गोकू से क्या चाहते हैं, इसलिए जब तक मैं ना कहूँ उस डायमेंशन से बाहर मत आना। ऐसा सुनते ही वीस बीरस और गोकू को लेकर उस डायमेंशन में चला जाता है। उस पोर्टल के दूसरी तरफ वीस देखता है कि वो लोग एक दूसरे प्लैनेट पर आ चुके हैं। उसके बाद वीस बीरस को हील करने लगता है और वहीं जेनोसामा के पैलेस पर जेल्ड्रिस और ग्रैंड प्रिस्ट के बीच काफ़ी इंटेंस फाइट चल रहा था। जेल्ड्रिस और ग्रैंड प्रिस्ट दोनों को देख एक इक्वल लेवल पर लग रहा था, लेकिन धीरे धीरे करके ग्रैंड प्रिस्ट जेल्ड्रिस पर हावी होने लगते हैं और जेल्ड्रिस पर सक्सेसफुली कई सारे अटैक्स भी लैंड कर देते हैं। उन अटैक्स को रिसीव करके जेल्ड्रिस कहता है, एज एक्सपेक्टेड, जेनो के टीचर होने के नाते इतना तो तुमसे एक्सपेक्ट किया ही जा सकता है। अब लगता है मुझे भी थोड़ा बहुत अपने पावर्स को शो ऑफ करना होगा। क्यों ग्रैंड प्रिस्ट, सही कह रहा हूँ ना? तुम जितनी भी कोशिश कर लो, तुम मुझे कभी हरा नहीं पाओगे। वो तो देखा जाएगा। ऐसा कहकर दोबारा से ग्रैंड प्रिस्ट और जेल्ड्रिस के बीच फाइट शुरू हो जाता है। इस बार एज एक्सपेक्टेड जेल्ड्रिस पहले से भी ज़्यादा स्पीड और एक्यूरेसी के साथ ग्रैंड प्रिस्ट पर अटैक करने लगता है। कुछ देर तक फाइट के बाद ग्रैंड प्रिस्ट ज़रा सा एनॉयड हो जाते हैं और जेल्ड्रिस पर अटैक करने जाते हैं।
लेकिन इस बार जेल्ड्रिस ना तो काउंटर अटैक करता है और ना ही अपने आप को डिफेंड करता है। जेल्ड्रिस को ऐसा करता देख जेनोसामा समझ जाते हैं कि कुछ सही नहीं है और वो ग्रैंड प्रीस्ट को रुकने के लिए कहते हैं। लेकिन तब तक काफ़ी देर हो चुका था और ग्रैंड प्रीस्ट ने जेल्ड्रिस पर एक पावरफुल अटैक लैंड कर दिया था। उस अटैक को रिसीव करके जेल्ड्रिस पर ठीक ठाक सा डैमेज होता है, लेकिन अगले सेकंड दिखाया जाता है कि जेल्ड्रिस के जख्म पूरी तरह से भर चुके हैं। ग्रैंड प्रीस्ट और जेनोसामा ये देख कुछ भी समझ नहीं पाते हैं। जेल्ड्रिस को चुपचाप खड़ा देख ग्रैंड प्रीस्ट उस पर दोबारा से अटैक करने जाते हैं और जैसे ही ग्रैंड प्रीस्ट जेल्ड्रिस को टच करते हैं वैसे ही एक एक्सप्लोजन होता है और ग्रैंड प्रीस्ट उससे इंजर्ड हो जाते हैं। कोई भी कुछ समझ नहीं पा रहा था कि क्या हुआ और तभी जेनोसामा कहते हैं, ये किस तरह की टेक्निक है? पहले तो उसके पास ये पावर्स नहीं थी, आखिर क्या किया है तुमने अपने साथ? तभी जेल्ड्रिस हंसने लगता है और कहता है, पिछली बार तुम्हारे डैड की वजह से हमें हार मानना पड़ा था, लेकिन इस बार हमें रोकने वाला कोई नहीं है, बस लॉर्ड नाराकू के जागने की देरी है। जेल्ड्रिस की बातें सुनकर ग्रैंड प्रीस्ट काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और पहले से भी ज़्यादा फोर्स और पावर के साथ जेल्ड्रिस पर अटैक करने लगते हैं। लेकिन जेल्ड्रिस पहले की तरह ग्रैंड प्रीस्ट के सभी अटैक्स को पूरी तरह से रिसीव कर लेता है और इस बार जेल्ड्रिस की हालत पहले से भी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। लेकिन दोबारा से अगले ही सेकंड जेल्ड्रिस के सभी जख्म पूरी तरह से भर जाते हैं। ग्रैंड प्रीस्ट और जेनोसामा काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं और इस बार जेनोसामा ग्रैंड प्रीस्ट को उसके पास जाने से मना करते हैं। उसके बाद जेल्ड्रिस धीरे धीरे करके फू के कमरे के करीब बढ़ने लगता है। उसे ऐसा करता देख ग्रैंड प्रीस्ट और अपने आप को रोक नहीं पाते हैं और जेल्ड्रिस के करीब चले आते हैं। लेकिन इस बार भी ग्रैंड प्रीस्ट ने जैसे ही जेल्ड्रिस को टच किया तभी एक एक्सप्लोजन होता है जिसका पूरा इम्पैक्ट ग्रैंड प्रीस्ट को होता है। लेकिन उस एक्सप्लोजन से जेल्ड्रिस को खुद को कुछ नहीं होता है। उसके बाद दोबारा से जेल्ड्रिस फू के कमरे के करीब बढ़ने लगता है। लेकिन तभी ग्रैंड प्रीस्ट एक ऐसा टेक्निक यूज़ करते हैं जिसके चलते जेल्ड्रिस एक शील्ड के अंदर बंद हो जाता है। उसके बाद जेल्ड्रिस के काफ़ी कोशिशों के बावजूद वो उस शील्ड से अपने आप को बाहर नहीं निकाल पाता। जेल्ड्रिस को इतना ज़्यादा स्ट्रगल करता देख ग्रैंड प्रीस्ट खुश हो जाते हैं कि वो फाइनली उसे रोकने में कामयाब हुए। लेकिन तभी जेल्ड्रिस हंसने लगता है और उस शील्ड पर अपना एक हाथ रखता है और एक बहुत ही पावरफुल एक्सप्लोजन होता है जिसके चलते वो शील्ड पूरी तरह से टूट जाता है। उसे ऐसा करता देख ग्रैंड प्रीस्ट काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, आखिर ये ऐसा कर कैसे रहा है? ऐसा कहकर ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं कि लगता है और उनके पास और दूसरा कोई चॉइस नहीं है। ऐसा कहकर ग्रैंड प्रीस्ट जेनोसामा की तरफ देखते हैं और जेनोसामा अपना सर हिलाकर ग्रैंड प्रीस्ट को परमिशन देते हैं। उसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट अपने आंखों को बंद करके अपने पावर्स को फोकस करने लगता है और पूरी तरह से एक अलग लेवल पर पावर्स रिलीज करने लगता है। ग्रैंड प्रीस्ट के पावर्स को देख जेल्ड्रिस हैरान हो जाता है और कहता है, ये कैसे हो सकता है? पिछली बार तो वो इतना पावरफुल नहीं था, आखिर वो इतना पावरफुल बना कैसे? ग्रैंड प्रीस्ट के पावर्स के चलते पूरे मल्टीवर्स में एक पावर फील होने लगा। हर एक यूनिवर्स के गॉड्स, एंजल्स, कायोशीन्स, लिटरली हर कोई हैरान हो जाता है। वो लोग सोचते हैं कि ये पावर्स किसकी है, क्योंकि आज तक किसी ने भी ग्रैंड प्रीस्ट के फुल पावर्स को फेस नहीं किया था। वहीं दूसरी तरफ व्हीस, बीरस और गोकू जहाँ पर थे वहाँ तक उन्हें ग्रैंड प्रीस्ट की पावर्स फील होने लगी। उसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट अपने फुल स्पीड में जेल्ड्रिस पर अटैक करने जाता है। उसके बाद जेल्ड्रिस ग्रैंड प्रीस्ट से काफ़ी बुरी तरह से पीटने लगता है। ग्रैंड प्रीस्ट बिना रुके जेल्ड्रिस पर लगातार अटैक्स करते रहते हैं और तभी ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, तुम अपने शरीर में होने वाले दर्द को पावर में बदल सकते हो, लेकिन मुझे शक हो रहा है कि तुम और कितनी देर तक इन अटैक्स को रिसीव कर सकते हो। जेल्ड्रिस ज़मीन पर काफ़ी ज़्यादा जख्मी हालत में पड़ा होता है और ग्रैंड प्रीस्ट उस पर एक फाइनल अटैक करने के लिए एक बहुत ही पावरफुल अटैक प्रिपेयर करने लगते हैं और फाइनली ग्रैंड प्रीस्ट अपने अटैक को जेल्ड्रिस पर रिलीज कर देते हैं। लेकिन वो अटैक जेल्ड्रिस को हिट होने से पहले ही फू वहाँ पर आकर जेल्ड्रिस को अपने साथ एक पोर्टल में लेकर चला आता है। ग्रैंड प्रीस्ट के उस अटैक के चलते जेनो पैलेस को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है, लेकिन जेनोसामा एक ही चुटकी में उसे पूरी तरह से ठीक कर देते हैं। और तभी सारे के सारे यूनिवर्सेस के गॉड्स, एंजल्स और कायोशीन्स जेनोसामा के पैलेस पर पहुँच जाते हैं। वहाँ पर पहुंचकर हर कोई सवाल करने लगता है कि वो पावर्स किसकी थी। तभी ग्रैंड प्रीस्ट जवाब देते हैं कि वो पावर्स उनकी थी। ऐसा सुनकर हर कोई हैरान हो जाता है और पूछता है कि ऐसा क्या हो गया था कि उन्हें इस लेवल के पावर को रिलीज़ करना पड़ा। उसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट सबको नाराको और उसके लोगों के बारे में बता देते हैं। नाराको के बारे में सुनकर हर कोई हैरान हो जाता है क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि जेनोसामा के बड़े भाई भी थे और अब वो दोबारा से वापस भी आ चुके हैं। लेकिन उनका एक प्लस पॉइंट है कि वो लोग गोकू को अपने साथ नहीं ले जा पाए। तभी एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन कहता है, आखिर क्या है इस मॉडल में? तभी ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, कुछ कंफर्म पता नहीं है, लेकिन उस मॉडल की पावर्स नाराको से काफ़ी मिलती जुलती है। लेकिन एक मॉडल के पास डिवाइन एनर्जी कहाँ से आ सकती है? उसका जवाब हमें अब भी नहीं मिला है। उसके बाद जेनोसामा अपने पोर्टल के जरिए गोकू और बाकियों को दोबारा से अपने पैलेस पर ले आते हैं। गोकू को देख हर कोई कहता है कि उन्हें गोकू में एक हल्का सा डिवाइन एनर्जी फील हो रहा है। क्या सच में इस मॉडल में और नाराको में कुछ कनेक्शन है? हाँ, वरना वो लोग इसे ले जाने के लिए इतनी कोशिश नहीं करते। हमें इस मॉडल को फ़िलहाल के लिए हमारी निगरानी में रखना होगा और तब तक मैं खुद तुम्हें ट्रेन करूँगा जिससे तुम अपने पावर्स पर कंट्रोल ला पाओ,
क्योंकि अगर तुम उस पावर को यूज़ कर पाओगे तो तुम काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो सकते हो। ऐसा कहने के बाद सारे के सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शंस, एंजल्स और कायोशीन्स अपने अपने यूनिवर्सेस में चले जाते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसा हो रहा था जिसका किसी को अंदाज़ा भी नहीं था। वो लोग अचानक से वेजिटा को उठाकर अपने साथ लेकर चले आते हैं। वेजिटा जब अपने आंखें खोलता है तब वो अपने आप को एक अनजान जगह पर पाता है। वो देखता है कि उसके दोनों हाथ और दोनों पैर बंधे होते हैं और फू उसके बगल में बैठा होता है। उसके बाद वेजिटा फू से पूछने लगता है कि उन्होंने उसे क्यों उठाया है, लेकिन फू कुछ भी नहीं कहता और चुपचाप बैठा रहता है। फू को कोई रिस्पॉन्स ना देते देख वेजिटा काफ़ी गुस्सा हो जाता है और अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करने लगता है। तभी फू कहता है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है, तुम उन्हें नहीं तोड़ पाओगे। इसका मतलब तुम बात कर सकते हो? हाँ तो अब बताओ मुझे यहाँ पर क्यों लाया गया है? तुम जानकर क्या कर लोगे? अगर तुम्हारे पावर्स के लिए ना होता तो तुम्हें यहाँ लाने का कोई रीज़न ही नहीं था।